गरीब सहेली को मिला जादुई तारों का लहंगा। पुष्पा, अरे ओ पुष्पा, कहाँ हो? आई पिंकी। पुष्पा, तुम्हें पता है पास के गांव में बहुत ही बड़ा मेला लगा है, चलो ना मेला देखने चलते हैं। नहीं पिंकी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम सब चली जाओ। क्या पुष्पा, जब देखो जब पैसों के लिए रोती रहती हो। यार चलना, पैसे मैं खर्च कर दूंगी, सभी दोस्त जा रहे हैं, अब तू नहीं जाएगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। ठीक है पिंकी, मैं जल्दी से घर का काम खत्म करके आती हूँ। उसके बाद पुष्पा अपनी सभी सहेलियों के साथ मेला देखने जाती है। वे लोग वहाँ पर खूब एंजॉय और मस्ती करते हैं। तभी पिंकी सभी दोस्तों के लिए गर्मा गर्म जलेबी लेकर आती है और अपने सभी दोस्तों को खाने के लिए देती है। पुष्पा, तू जलेबी क्यों नहीं खा रही है? खाना? नहीं पिंकी, तुम लोग खाओ। ऐसे कैसे नहीं खाना है? अरे तू हम लोगों के साथ इतने दूर यहाँ मेला देखने आई है और मेला में आकर हम जलेबी ना खाए, ऐसा भला हो सकता है? पिंकी के बार बार कहने पर पुष्पा भी उन सबके साथ जलेबी खाने लगती है। लास्ट में जब पैसे देने की बारी आती है तो पिंकी कहती है, चलो भाई सभी अपने अपने हिस्से के जलेबी के पैसे निकालो। ये ले पुष्पा, मेरे 20 रुपए। हाँ ये लो, मेरे भी 20 रुपए। और पिंकी, तुम्हें तो पता है ना मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कहा? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अरे जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम हम लोगों के साथ इतने बड़े मेले में आई ही क्यों? अच्छा समझ गई, तुम ये सोच कर आई हो ना कि हम अमीर लोगों के साथ घूमने से तुम्हें मुफ्त में अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिल जाएगी, है ना? पिंकी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं तुम जैसे गरीब लोगों को अच्छे से जानती हूँ। पिंकी, तमीज से बात करो। अरे रे, जरा आकर तो देखो इस गरीब भिखारिन की, एक तो फ्री में जलेबी खा ली है और जब पैसे देने की बारी आई तो मुझसे ही जबान लड़ा रही है। पिंकी, तुम्हें तो इस गरीब भिखारिन को अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था, गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। हाँ पिंकी, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम भी इस गरीब को सबक सिखाए बिना यहाँ से जाने नहीं देंगे। ए गरीब भिखारन, अगर तू चाहती है ना कि हम तेरे हिस्से के भी पैसे दे दे तो तू हम सब के लिए नाच के दिखा। चल अब नाच शुरू हो जा। मेरी ही गलती थी जो मैं तुम लोगों के बहकावे में यहाँ आ गई। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतनी नीच और घटिया किस्म के इंसान हो। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इतने गिरे हुए नहीं। और रही बात तुम्हारे पैसों की, तो मैं तुम्हें जल्दी ही तुम्हारे जलेबी के पैसे लौटा दूंगी, समझी? इतना बोलकर पुष्पा रोते हुए घर चली जाती है। क्या बात है पुष्पा बेटी, मेला से बड़ी जल्दी आ गई। हाँ माँ, मुझे माफ कर दे। मुझे आज पता चल गया कि तू मुझे इन अमीर लड़कियों के साथ दोस्ती रखने से क्यों मना किया करती थी। ये अमीर लोग पैसों से तो अमीर होते हैं, लेकिन दिल के बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं। माँ, हाथ से मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, बल्कि आपके साथ आपकी सिलाई के काम में आपका हाथ बटाया करूंगी। उसके बाद पुष्पा अपनी माँ के साथ कपड़े सिलने का काम करने लगती है। पुष्पा, जरा इधर आना बेटी, तेरा नाप ले लूं। किस लिए माँ? अरे बेटी, मैंने सिलाई कर करके कुछ कपड़ों के टुकड़े बचाए हैं। तुम्हारा सूट काफी जगह से फट गया है ना, मैं तुम्हारे लिए इन्हीं कपड़ों को जोड़ जोड़ कर सुंदर सा फ्रॉक बनाने जा रही हूँ। माँ, आप मेरे लिए फ्रॉक नहीं, एक लहंगा बनाओ। मुझे आपके हाथ का सिला लहंगा पहनना है माँ। ठीक है बेटी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उसी गांव में एक बूढ़ी औरत आती है। वो सबसे पहले पिंकी के घर जाती है। बेटी, मैं बहुत दूर से चलकर आई हूँ, मुझे अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन चलते चलते रात हो गई। मुझे आज की रात तुम अपने इस बड़े से आंगन में मेरे सोने के लिए छोटी सी जगह दे दो। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी बेटी। अरे तुमने क्या मेरे घर को अनाथ आश्रम समझ लिया है? ये मेरा घर है, कोई फुटपाथ नहीं जो यहाँ पर तुम सोओगी। जाओ और कहीं और जाकर रात बिताओ। चलो अब निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे लोग उठकर आ जाते हैं। पिंकी उस बूढ़ी औरत को डांट कर वहाँ से भगा देती है। तभी वो बूढ़ी औरत चलते चलते पुष्पा के छोटे से घर के पास आती है। अरे बेटी, कोई है? बेटी, ठंड का मौसम है और मुझे काफी आगे जाना है, लेकिन अब रात होने वाली है, तो क्या तुम अपने घर के बाहर मुझे रात गुजारने के लिए छोटी सी जगह दे दोगी? अरे अम्मा, क्यों नहीं, आप अंदर आइए। माँ कहती है हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और आप तो एक अतिथि बनकर हमारे घर आई हैं। अंदर आइए, माँ आपसे मिलकर बहुत ही खुश होंगी। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उसके घर के अंदर आती है। अरे अम्मा जी, आप यहाँ नीचे जमीन पर क्यों बैठ रही हैं? यहाँ ऊपर बैठिए।
अरे बेटी, मैं यही ठीक हूँ। मैं यही आंगन में सोकर रात बिता लूंगी। मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। बस किसी तरह ये रात कट जाए, सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। अरे अम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप इतनी बूढ़ी होकर रात के इस ठंड में आंगन में रात कैसे बिताएंगी और हम अंदर कैसे चैन से सो पाएंगे? ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटी, तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो, मैं आराम से यहाँ पर सो जाऊंगी। अरे नहीं अम्मा, ये हमारे घर आए अतिथि का अपमान है। आप अंदर आइए और चलिए हमारे साथ सोइए। हाँ बूढ़ी अम्मा, आप अंदर चलिए। उसके बाद दोनों माँ बेटी बहुत ही आदर के साथ उस बूढ़ी अम्मा को घर के अंदर ले जाती है और उन्हें बड़े ही प्यार से खाना बनाकर खिलाती है। अरे बेटी, ये सब क्या है? तुमने हमें अपने घर में रुकने के लिए दिया, हमारे लिए यही बहुत है। तुम लोग खाना खा लो, मुझे कोई भूख नहीं है। अच्छा, एक तरफ आप हमें बेटी भी कहती हैं और दूसरी तरफ बेटी की बात भी नहीं मानती हैं। अब इस ठंड की रात में भला आप हमारे घर भूखे पेट कैसे सोएंगी और हम खाना खा ले? ऐसा तो भला हमसे नहीं होगा। ये खाना तो आपको खाना पड़ेगा। अब तुम लोग इतना जिद कर ही रहे हो तो अब तो खाना ही पड़ेगा बेटा। बेटा, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बना है। अरे बेटी, तुम्हारे ये सूट इतने ज्यादा जगह जगह से क्यों फटे हुए हैं? क्या बताऊं अम्मा जी, हम ठहरे गरीब लोग, बस हमारे घर 2 वक्त खाने को रोटी मिल जाए हमारे लिए यही बहुत है। हम बहुत गरीब लोग हैं अम्मा जी। हमारी बेटी का कब से लहंगा पहनने का मन था, लेकिन मैं गरीब माँ अपनी बेटी को एक जोड़े अच्छे कपड़े तक नहीं दिला पा रही हूँ। रात में बातचीत करने के बाद वे सभी लोग सो जाते हैं। सुबह होने पर वो बूढ़ी औरत अपने झोले से एक लहंगा निकालती है और पुष्पा को देती है। अरे अम्मा जी, इसके क्या जरूरत थी? हाँ अम्मा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरी माँ मेरे लिए सूट बना रही है, आप ज्यादा परेशान मत होइए। अरे बेटा, ये एहसान नहीं है बल्कि उपहार है, और जब बड़े बूढ़े प्यार से कुछ देते हैं तो उन्हें मना नहीं करते हैं, खुशी खुशी उसे स्वीकार करते हैं। ये ले। और हाँ, ये कोई साधारण लहंगा नहीं है, ये एक जादुई लहंगा है। ये लहंगा मुझे तारों की देवी ने दिया था। तुम इस लहंगे से जब भी कुछ मांगोगी, ये लहंगा तारों की तरह ही चमकने लगेगा और ये लहंगा तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी करेगा। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत पुष्पा को वो जादुई तारों का लहंगा देकर वहाँ से चली जाती है। पुष्पा खुशी खुशी उस जादुई लहंगे को पहनकर कहती है, हे जादुई लहंगा, मेरे घर को बहुत ही सुंदर घर में बदल दो। तभी वो लहंगा तारों की तरह ही चमकने लगता है और देखते ही देखते पुष्पा का घर एक बहुत ही सुंदर घर में बदल जाता है। हे जादुई लहंगा, मेरी माँ को खूब सारे पैसे दे दो ताकि उन्हें कभी जिंदगी में पैसों के लिए मेहनत न करना पड़े। पुष्पा के इतना कहते ही उस लहंगे में से काफी सारे पैसे निकलने लगते हैं और उसके घर पैसों का ढेर लग जाता है। अब उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। वे लोग अब बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं। उसके बाद पुष्पा और उसकी माँ अपने गांव के गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद करने लगते हैं। जब ये बात पिंकी को पता चलती है तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, कल तक तो ये भिखारी लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये लोग इतने अमीर हो गए? कुछ तो हुआ है बेटी, जरूर इन लोगों के हाथ कोई खजाना लगा है, मैं भी पता लगा कर आती हूँ। उसके बाद पिंकी की माँ प्रेमलता पुष्पा की अमीरी का पता लगाने लगती है। तभी उसे पुष्पा की माँ से पता चलता है जादुई बूढ़ी अम्मा के चमत्कार की वजह से हुआ है। उन्होंने ये सब मुझे अपने यहाँ खाना खिलाने के बदले दिया है। उसके बाद पिंकी की माँ उसे जादुई लहंगे के बारे में बता देती है। सब सुनने के बाद पिंकी की माँ कहती है, ठीक है पुष्पा की माँ, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद पिंकी की माँ उस बूढ़ी औरत की तलाश करने लगती है। काफी ढूंढने के बाद उसे वो बूढ़ी औरत मिल जाती है। अम्मा, कृपया कर हमारे घर चलकर भोजन करके हमें अपना सेवा करने का मौका दीजिए। देखिए अम्मा, मना मत कीजिएगा, हम बड़ी दूर से आपको लेने आए हैं, कृपया हमारे घर चलिए अम्मा। ठीक है बेटी। उसके बाद पिंकी और उसकी माँ दोनों ही उस बूढ़ी अम्मा को भरपेट अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है। अम्मा, और कुछ लेकर आऊं? मिठाई खाओगे आप? नहीं नहीं बेटी, हमारा पेट अब भर चुका है,
भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे अम्मा, आपने तो हमें वो जादुई लहंगा दिया ही नहीं। हमने तो आपको इतना अच्छा भोजन कराया, इसलिए आप भी मुझे उस पुष्पा की बच्ची की तरह जल्दी से वो जादुई लहंगा दे दो। अरे ये तो मैं भूल ही गई थी। ये लो बेटी, ये रहा तुम्हारा लहंगा। उसके बाद वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। अरे माँ, ये अम्मा अचानक से कहाँ गायब हो गई? खैर छोड़ो, मैं जल्दी से ये लहंगा पहन कर आती हूँ। पिंकी जैसे ही उस जादुई लहंगा को पहनती है, उसका चेहरा काला और बदसूरत हो जाता है। माँ जल्दी इधर आओ माँ, ये देखो, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया माँ? उस बुढ़िया ने हमें बेवकूफ बनाया। उसने हमें एक ऐसा लहंगा दिया है माँ, मैं काली हो गई माँ। तभी उस लहंगे में से एक आवाज आती है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। दोष तो तुम लोगों के मन में भरे लालच का है, और ये सब उसी लालच का परिणाम है। तुमने उस बूढ़ी अम्मा को पहले तो धुतकार कर भगा दिया, और अब तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। यही तुम्हारे लालच की सजा है। उसके बाद दोनों माँ बेटी को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। सोने और चांदी का जादुई लहंगा। सोनाली बहुत ही काली और बदसूरत थी। उसके जन्म के वक्त ही सावित्री की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से मनोहर ने सोनाली को कभी अपनी बेटी नहीं माना, बल्कि सावित्री की मृत्यु के कुछ महीने बाद ही बिमला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। अरे मनोहर जी, आपके घर में इतनी काली और बदसूरत सी ये लड़की कौन है? बिमला, तुम्हें इस लड़की पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इस घर की नौकरानी है। ऐसे ही समय बीतता रहा। समय के साथ साथ बिमला ने भी अपनी एक खूबसूरत सी बेटी नेहा को जन्म दिया। बिमला और मनोहर नेहा से तो बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, वहीं सोनाली से कोई भी प्यार नहीं करता था, बल्कि सभी सोनाली को मनहूस मनहूस कहकर हमेशा ताने दिया करते थे। अरे ओ मनहूस, कहाँ मर गई? जी आई माँ। आई की बच्ची, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मेरी बेटी कॉलेज जाने के लिए नहाने गई है, जल्दी से उसके लिए गर्मा गर्म नूडल्स बना दे। माँ, अभी तो मैंने नाश्ते में पराठे बनाए हैं और फिर नूडल्स। जितना कहा जाए उतना किया कर, मुझसे ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझी? तू इस घर की नौकरानी है और अपनी औकात मत भूल। अरे तू डायन है, डायन। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, मनहूस कहीं की। माँ, कम से कम आप तो मुझे ऐसा मत बोलो। जन्म से लेकर आज तक पापा के प्यार को तरसती रही हूँ। उन्होंने आज तक कभी ठीक से मुझसे बात करना तो दूर देखा तक नहीं है। अरे तू जैसी काली और मनहूस बेटी भगवान किसी दुश्मन के घर भी ना दे। हमने तुझे अपने घर में रख रखा है ना, इसे ही अपनी खुशकिस्मती समझ। अब जा और जाकर नूडल्स बना दे। और हाँ, थोड़ी देर में मनोहर जी आने वाले हैं, तो गलती से भी उनके सामने मत भटक जाना, समझी? सोनाली रोते हुए किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मनोहर आता है। अरे मेरी प्यारी बिटिया रानी कहाँ है? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम्हारा फेवरेट पिंक कलर का गाउन, वो भी शहर के सबसे महंगे मॉल से। पापा, इसे यहाँ रख दीजिए, मैं इसे बाद में देखूंगी। मुझे जल्दी से 5000 रूपए दीजिए, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। ठीक है बिटिया, ये लो। बाय मम्मी, बाय पापा। तभी सोनाली वहाँ आ जाती है। अरे नेहा बहन, ऐसे खाली पेट घर से बाहर नहीं जाते, कम से कम नूडल्स तो खाती जाओ, मैंने बना दिया है। माँ, इस गवार को जरा समझाओ, मैंने कितनी दफा इसे मना किया है। मैं इस गवार काली कलूटी मनहूस लड़की की बहन नहीं हूँ, फिर भी ये नौकरानी की बच्ची मुझे अपनी बहन बहन क्यों कहती रहती है? ठीक है बेटी, मैं समझा दूंगी। अब तू जा, तुझे देर हो रही है ना। बिमला, मैंने मना किया है ना, मैं जब भी इस घर के अंदर आऊँ मुझे ये मनहूस नहीं दिखनी चाहिए। तुम्हें पता है आज मेरा कितना इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन अब इस मनहूस का चेहरा देख लिया, अब सब खराब ही होने वाला है। ऐसा मत सोचिए जी, सब अच्छा होगा। अब आप जल्दी से हाथ मुँह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। अरे करमजली, तू अभी तक यहीं खड़ी है, चल अंदर जा। माँ, मुझे पापा से बात करनी है। पापा, मेरे पास भी पहनने के लिए एक भी कपड़े नहीं है, प्लीज मेरे लिए भी कोई फ्रॉक ला दीजिए ना। बिमला, इस मनहूस को कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए, मैं एक पल के लिए भी इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नाश्ता तो कर लीजिए जी। भूख नहीं है।
इतना कहकर मनोहर वहाँ से चला जाता है। मनोहर के जाते ही बिमला सोनाली पर बरस पड़ती है। मनोहर, तुझे अच्छे से पता है ना ये तेरी शकल नहीं देखना चाहते, तो क्यों अपनी मनुष्यत भरी शकल लेकर बार बार इनके सामने आ जाती है? माँ, आखिर मैंने किया क्या है? आखिर क्यों पापा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? इसलिए कि तू एक डायन है। डायन, तू पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और डायन जैसी शकल भी है तेरी, काली भूतनी सी। अब जल्दी से जा किचन में और घर का सारा काम कर, समझी? शाम को मनोहर गुस्से से ऑफिस से घर आता है। क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बिमला, मुझे पता था इस मनहूस की शक्ल देखने के बाद मेरा कोई भी काम अच्छा हो ही नहीं सकता। मीटिंग कैंसिल हो गई और जो डील मेरे साथ होने वाली थी वो और किसी के हाथ चली गई। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया बिमला। कोई बात नहीं जी, बिजनेस में तो ये सब लगा रहता है, अगली बार आपको इससे भी बड़ा मुनाफा होगा। नहीं बिमला, ये सब उस काली मनहूस की वजह से हुआ है। से वो मनहूस हमारे जीवन में आई है तब से हमारे साथ सब कुछ गलत ही हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो हम उसे अभी इस घर से निकाल देते हैं जी। ना तो वो इस घर में रहेगी और न ही उसकी मनुष्यत का साया हम में से किसी पर पड़ेगा। उसके बाद बिमला सोनाली के कमरे में जाती है और उसे बहुत मारती है। माँ, माँ, ये आप क्या कर रही है? माँ, मुझे क्यों मार रही है? माँ, माँ, मुझे बहुत तेज लग रही है। पापा, पापा, बचाओ, बचाओ पापा। माँ, तुम्हें अब कोई नहीं बचाएगा। ये काम तो मुझे तेरे जन्म के समय ही कर देना चाहिए था। पता नहीं मैं तुम जैसे मनहूस को क्यों ढो रहा था। बिमला, धक्के देकर इसे घर से बाहर निकाल दो। पापा, मुझे घर से मत निकालो प्लीज, मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरा तो आप लोगों के सिवा कोई नहीं है। प्लीज मुझे मत निकालो, मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो, मुझे घर से मत निकालो। गलती तो हम सब से हुई है, तुझे इस घर में रखकर। चल अब निकल जा यहाँ से और कभी अपनी शकल मत दिखाना। इतना बोलकर बिमला सोनाली को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। सोनाली रोते रोते एक नदी के किनारे पहुँच जाती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, मुझसे यह कोई भी प्यार नहीं करता क्या? मैं इतनी बुरी हूँ माँ? आप भी मुझसे प्यार नहीं करती क्या? नहीं करती होंगी, तभी तो आप भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं इतनी काली हूँ तो क्या ये मेरी गलती है? माँ, इस दुनिया में कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं, इसलिए मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। माँ, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं अभी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। सोनाली जैसे ही नदी में कूदने वाली होती है तभी वहाँ पर सोनाली की स्वर्गवासी माँ प्रकट हो जाती है। रुक जाओ बेटी, ऐसे जिंदगी से हार नहीं मानते। माँ, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? माँ, मुझसे यह कोई भी प्यार नहीं करता, ना तो पिताजी मुझसे प्यार करते हैं और ना ही सौतेली माँ और ना ही सौतेली बहन, और तो अब तो मेरे रहने के लिए मेरे सर पर छत भी नहीं है। अब मैं मरूं नहीं तो और क्या करूं माँ? अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ माँ। घबराओ नहीं बेटी, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। ये लो, ये जादुई सोने का लहंगा घर है। आज से तुम इसी सोने के लहंगा घर में रहोगी। तुम्हें इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें इस घर में जरूरत का सारा सामान मिल जाएगा। और ये लो, ये चांदी का जादुई लहंगा है। तुम जैसे ही इस लहंगा को पहनोगी तुम एक परी की तरह ही खूबसूरत हो जाओगी। जाओ बेटी, अब से तुम्हारी जिंदगी में कोई गम नहीं रहेगा। क्या सच में माँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। उसके बाद सोनाली अपनी माँ का दिया हुआ जादुई सोने और चांदी का लहंगा लेकर वहाँ से आ जाती है और सोने वाले लहंगे को जमीन पर रख देती है। देखते ही देखते वो लहंगा बड़े से लहंगा घर में बदल जाता है और फिर सोनाली खुशी खुशी उस जादुई सोने के घर के अंदर चली जाती है। सोनाली को उस घर के अंदर आराम की सारी चीजें मिलती है। सोनाली जल्दी से नहाकर अपनी माँ का दिया हुआ दूसरा जादुई चांदी का लहंगा पहनती है। उस लहंगा को पहनते ही सोनाली बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अरे वाह, माँ ने बिल्कुल सच कहा था, ये तो वाकई चमत्कार हो गया। मैं इतनी सुंदर हो गई। आई लव यू माँ। सोनाली खुशी खुशी उस जादुई सोने के लहंगा घर में रहने लगती है। सोनाली
सोनाली अब अपने साथ साथ आसपास के गांव के गरीब लोगों की भी जादुई लहंगा घर की सहायता से उनकी मदद करने लगती है। लोग दूर दूर से सोनाली का लहंगा घर देखने आने लगते हैं और सभी सोनाली के लहंगा घर की खूब तारीफ करते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन सोनाली के घर के बाहर एक अपाहिज भिखारी भीख मांगने आता है। बेटी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करती हो। बेटी, मेरी भी थोड़ी मदद कर दो। मैंने एक हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया है। प्लीज बेटी, मेरी मदद करो। उस भिखारी को देखकर सोनाली की आंखों से आंसू बहने लगता है। पिताजी, आप? मैं सोनाली। पापा, आपकी ये हालत कैसे हुई? क्या बताऊं बेटी, तेरे जाने के बाद अचानक मेरी फैक्ट्री में आग लग गई और मेरा सब कुछ तबाह हो गया। एक दिन मैं काम की तलाश में जा रहा था, तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं अपाहिज हो गया। इस सौतेली माँ और बहन ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या मेरे जाने के बाद इतना सब हो गया पिताजी? मुझे माफ कर दे बेटी, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, कभी तुझे अपनी बेटी नहीं माना। ये सब उसी का नतीजा है। पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। ये घर मेरी माँ ने मुझे दिया है। ये जादुई लहंगा घर है। आज से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से आप मेरे साथ इसी लहंगा घर में रहेंगे। जिस बेटी को आज तक मैंने इतना प्यार दिया, उसने मुझे घर से धक्का देकर निकाल दिया और मैंने कभी तुझे प्यार से देखा तक नहीं, फिर भी तू मेरे लिए इतना कर रही है। तू सच में किसी देवी से कम नहीं है बेटी। और फिर इस तरह दोनों बाप बेटी एक दूसरे के साथ जादुई सोने के लहंगा घर में रहने लगते हैं।